मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, देख रहे हैं दोस्तों, एक जीएस के बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला पर। आज हम आपके सम्मुख, जी हां, टॉप 30 प्लस जो पॉलिटी से संबंधित प्रश्न हैं, आज उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो फिर देर नहीं करना है, जल्द से जल्द जुड़ जाना है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर भी करना है यार। तो फिर देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। लिखा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 संसद का संविधान है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव है, कि संसद के सदस्यों की अवधि है, कि भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। तो दोस्तों, संसद का संविधान ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय संविधान में जो संसद का उल्लेख है वह 79 में है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख है। आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के, ठीक है ना, दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के क्या होते हैं दोस्तों? सदस्य भाग लेते हैं। क्या? सदस्य भाग लेते हैं। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। संसद के क्या होता है दोस्तों? दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, और ये दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित भी होते हैं। यहां पर याद रखिएगा, निर्वाचित भी होते हैं प्लस मनोनीत भी होते हैं। दोनों भाग लेते हैं, मतलब कुल सदस्य संख्या भाग लेती है। देखिए, उपराष्ट्रपति से संबंधित ज्यादा अनुच्छेद नहीं है, बस 4-6 अनुच्छेद याद कर लो यार। एक अनुच्छेद क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। एक है अनुच्छेद 64, यह उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बनाता है, और इसी में एक और है अनुच्छेद 89 भी, ठीक है। दोनों उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाते हैं। एक है अनुच्छेद 65, ठीक है। अनुच्छेद 65 में जब राष्ट्रपति का पद, ठीक है, जब राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाए, जब राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाए, तो उपराष्ट्रपति उस पर कार्य करे, ये बताता है। फिर एक है अनुच्छेद 66 जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बात बताता है। तो दोस्तों, फिर यह शिथिलता किस कारण? जब जानकारी मिले तो एकदम उत्साह से आगे आना चाहिए, कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए यार, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे? जी हां दोस्तों, कुल कितनी महिला सदस्य थी यह पूछा जा रहा है। 12 थी, 13 थी, 15 थी, 17 थी, लिखा है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो एक संविधान सभा बनाई गई थी, जिसमें कुल 389 सदस्य थे, इन 389 सदस्यों में से 15 महिलाएं भी थीं। याद रखिएगा दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि भैया इनमें से कौन सी महिला, जी हां दोस्तों, आपकी क्या, अर्थात संविधान सभा में सदस्य नहीं थी। 4 ऑप्शन आपका दे देता है। सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू, ठीक है दोस्तों, नायडू जी, बेगम अयाज रसूल, बेगम अयाज रसूल। तीसरा आपका दे देता है इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। और चौथा आंसर दे देता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पूछा भाई मेरे, ये सच में एकदम इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि क्या प्रश्न नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकता है मेरे दोस्त, बिल्कुल बन सकता है।
सरोजनी नायडू बिल्कुल थी, बेगम अयाज रसूल भी थी। अरे बाप रे, उस समय इंदिरा गांधी तो बहुत छोटी थी भैया, इतनी बड़ी भी नहीं थी। तो आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी नहीं थे। सभी बच्चों ने मेरे एक स्वर में आंसर दिया, अच्छा लगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान देने वाली बातें हैं। बच्चों के प्यारे थे बापू, ठीक है, सबके दिलों के, जी हाँ दोस्तों, वास करने वाले थे बापू। लोगों को धर्म की पाठ पढ़ाने वाले थे बापू। सबके जहन में, ठीक है, प्रेम की भाषा सिखाने वाले थे बापू। क्या आपको अपने बापू पर तरस नहीं आता है? और अगर बापू पर तरस आता है तो फिर धर्म के पाठ पर सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाइए और पूरे देश में एक प्रेम की भावना का बीज बोइए। आज जो हमारे यहाँ देखते हैं दोस्तों, बहुत सारे मामले आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, उनको खत्म करना है। मॉब लिंचिंग जैसे मामले आपने सुने होंगे दोस्तों, इनको समाप्त करना है। प्रेम के भाव से देश को आगे बढ़ाना है। तो क्या आप सभी लोग हैं हमारे शब्दों के साथ? अगर शब्दों के साथ हैं तो दोस्तों फिर प्रेम की भावना को जगा दीजिए और सबसे गले मिला लीजिए। तो आइए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? ठीक है, एन गोपाला स्वामी, के एम मुंशी, ठीक है, एन माधव राव, या फिर दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आपके पास पहली बार आया है दोस्तों ये शब्द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। कौन था भैया ड्राफ्टिंग कमेटी में? तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, ड्राफ्टिंग कमेटी को ही पांडुलेखन समिति कहते हैं। क्या? पांडुलेखन समिति कहते हैं। और अगर एक नाम ले लूंगा तो ताबड़तोड़ बच्चे आंसर देना शुरू कर देंगे। पांडुलेखन समिति को ही प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता था। किसके? प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए आपको पता होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस कमेटी के चेयरमैन का मतलब होता है दोस्तों अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, अध्यक्ष थे। यह बातें आपको पता हो गई होंगी, ठीक है, ये बातें आपको पता हो गई होंगी। फिर एक प्रश्न ऐसा आता है, ध्यान से सुनिए, ड्राफ्टिंग कमेटी में एक प्रश्न ऐसा आया कि दोस्तों यह बताइए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसमें कांग्रेस का पूर्णकालिक सदस्य कौन था? कहने का मतलब शुरू से अंत तक कांग्रेस की जो बागडोर संभाला था पूरी तरह से, वह दोस्तों कौन सदस्य था जो बहुत दिनों तक, जी हां दोस्तों, चर्चा के केंद्र में रहे हैं? और वह कोई और नहीं, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी थे, जिन्हें हम लोग के एम मुंशी के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? के एम मुंशी के नाम से जानते हैं। हम आपको बताए थे कि सारे सातों सदस्य, चाहे उसमें से आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर रहे हो, ठीक है ना दोस्तों, चाहे गोपाला स्वामी जी रहे हो, चाहे माधव राव जी रहे हो, चाहे टीटी कृष्णमाचारी रहे हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हो, चाहे मोहम्मद अब्दुल्ला रहे हो, ठीक है ना दोस्तों, चाहे आपके के एम मुंशी साहब रहे हो, चाहे आपके नहीं, सारे सदस्य जो ये सातों हमने आपको बताए, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1956 में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भाषा के आधार पर जो राज्य गठन हुआ वह दोस्तों सबसे पहले कौन था? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में मद्रासी भाषा से अलग होकर के, जी हां दोस्तों,
तेलुगु भाषाई नया राज्य बना। कौन? तेलुगु भाषाई नया राज्य बना, जिसका नाम है दोस्तों आंध्र प्रदेश। लेकिन इसके बाद आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्या होता है? राज्य पुनर्गठन आयोग आता है। क्या आता है? याद करते जाइए, राज्य पुनर्गठन आयोग आता है। और यह राज्य पुनर्गठन आयोग 3 सदस्यीय होता है, ये याद रखना, जिसे हम लोग फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। फजल अली आयोग आता है और यही फजल अली आयोग सिफारिश करता है, जिसके कारण राज्य पुनर्गठन आयोग आता है दोस्तों। और राज्य पुनर्गठन किया जाता है, वह किया जाता है 1956 ईस्वी में। कब किया जाता है? 1956 ईस्वी में किया जाता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। लिखा क्या है दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैश 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 राष्ट्रपति थे। किस नंबर के थे? 5वें नंबर के थे, 6वें नंबर के थे, 7वें नंबर के थे, या फिर 8वें नंबर के थे? चलिए भैया देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम तो आपको पता ही होगा, जल्दी जल्दी बताते जाइएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज इन हाथों में मेहंदी मत लगाओ यारो, ठीक है? कमेंट्स करो, कमेंट्स जल्दी जल्दी बताते रहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले। दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का नाम याद करिए, राधा कृष्णन जी। और फिर उसके बाद बने भैया कौन? जाकिर हुसैन साहब। कौन? जाकिर हुसैन साहब। फिर बने भैया कौन? जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, चौथे नंबर पर आए बीबी गिरी जी। कौन आए? बीबी गिरी जी आए, ठीक है? और फिर इसके बाद आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन आते हैं? मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब आते हैं, याद रखिएगा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब आते हैं। क्या? ना जी, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद। कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, मजा आ रहा है। अली अहमद। और अगले नंबर पर बैठा बंदा नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है ना दोस्तों? कौन? नीलम। ये ना सोचना नीलम करवरिया, उदय भान करवरिया की हम औरत का नाम ले रहे हैं, जी नहीं, ये नीलम संजीवन, नीलम करवरिया जी। जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे करछना ब्लॉक की विधायक, बीजेपी पार्टी से, आपको पता होना चाहिए, सम्मानित अपने क्षेत्र में। जी हाँ, हस्तियों में से एक तो उदय भान करवरिया साहब का तो नाम आप लोग बार बार सुनते रहते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, ये हत्याकांड मामले में, जवाहर हत्याकांड मामला, बिजमा यादव से जो विधायक रह चुकी है दोस्तों, उनके पति जी से संबंधित शायद हुआ है। तो उसी में ये मतलब दोनों लोग क्या है दोस्तों, अर्थात समस्त भाई जेल की शराखों के पीछे हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी जी थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी जी थे। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है? यहां से आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, इंसान कोई भी हो, याद रखिएगा, हमारी नजरों से हम इंसानियत से ही देखेंगे। हमें कभी भी किसी के अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, जहां तक मेरी सोच है। बाकी आप लोग, आप अपना शब्द रख सकते, लेकिन कभी भी किसी के प्रति गलत बोलना, अपने मुंह को खराब करना, जो सच्चाई बात यह है जिंदगी में। याद रखिएगा, जब कभी भी आप गलत बोलेंगे तो फिर आप सोच लीजिए दोस्त कि आप अपने से खराब है, दूसरे को नहीं, ठीक है? दुनिया को जीतना है तो प्रेम से जीतो यारो, लड़ाई चचेर अपशब्द बोल करके नहीं, ठीक है? भले आज अपशब्द आप कह लेंगे, लेकिन आप कल 4 लोगों की नजरों में गिर जाएंगे। जो इंसान इंसानियत को पहचानता है, वह याद रखना, कभी भी अपने शब्दों से किसी को गाली वाली नहीं देता है, प्यार से बातें करता है कि ठीक है भाई, हम तो यही चाहते हैं कि अगर हमसे कोई बड़ा
बड़ा है तो हमेशा उसका सम्मान करिए और उससे प्रेम से आदर से बातें करिए। आपको नहीं बन पड़ता है, आपके अगर मन नहीं मिल रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे, नहीं बातें करेंगे, बात यहीं पर समाप्त कर देना है। तो इस तरह आपको हमने कुछ चीजें बताई। अगर यहां पर आप टाइम देखेंगे तो 1950 से लेकर के 1962 तक यह पद पर थे। इसमें 2 वर्ष अंतरिम वर्ष भी है, अंतरिम रूप से 52 वाला, 50 से 52। फिर दोस्तों यहाँ 1962 से 1967 है। फिर आपका 1967 से, ठीक है, 1969 तक है। फिर 1969 से, ठीक है, 1974 तक महाराज साहब बीबी गिरी जी का है। फिर 74 से, ठीक है, 1974 से 77 तक, ठीक है, बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 1977 तक इनका कार्यकाल है। फिर 1977 से लेकर के, जी हाँ दोस्तों, 1977 से लेकर के याद रखिएगा दोस्तों आपके, जी हाँ, 82 तक जो कार्यकाल रहा है नीलम संजीवन रेड्डी को 25 जुलाई को इन्होंने शपथ ली थी। जी हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद है ज्ञानी जैल सिंह 82 के बाद बने थे। तो फिर आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं हमारे यहाँ की राजस्व लेखपाल का बैच प्रारंभ है और आप देख रहे होंगे दोस्तों इस समय बम्पर ऑफर भी चल रहा है। यहां से देख रहे हैं लगातार कि भैया बहुत सारे आपके बैचेस प्रारंभ है, ठीक है। तो इनमें जो बातें दी हुई हैं, अगर आप इनको समझना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल करेंगे। जी हाँ, मैडम जी या सर जी बात करेंगे आपसे, बात कर लीजिएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको हम बता दे, जिस दिन से वह शपथ धारण करता है, मतलब जिस दिन से क्या करता है दोस्तों, शपथ लेता है, शपथ के दिन से वह पूरे 5 वर्ष के लिए बैठता है। कितने? पूरे 5 वर्ष के लिए बैठता है। अगर बीच में पद रिक्त भी हो जाए, मान लीजिए कार्यकाल चल रहा है, रिक्त हो जाए, तो जो नया बंदा आएगा वह जिस दिन से शपथ लेगा वह पूरे 5 साल के लिए ही लेगा। और ऐसा 2 बार हो चुका है। 1969 में हुआ जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, हमारे जाकिर हुसैन साहब जी की, और 1977 में हुआ जब फखरुद्दीन अली अहमद साहब की मृत्यु हुई, ठीक है। तो इस तरह आप यहां से बातें समझ सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है मेरे दोस्त, अपने आप में तो नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या है? भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित कर दे सकते हैं? देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो होते हैं अपना त्याग पत्र जो है वह उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। साथ ही साथ इसी तरह लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपाध्यक्ष को, जी हाँ दोस्तों, देता है। उपाध्यक्ष को सौंपता है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष जो होता है वह अध्यक्ष को सौंपता है। किसको? अध्यक्ष को सौंपता है। फिर आपको बता दे, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, या फिर आपका हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, यह दोनों जो होते हैं वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। किसको? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए जो राज्यपाल है, ठीक है, जो राज्यपाल है, राज्यपाल भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। तो यहां से भी बातें बहुत सारी बनती है, तो इनको भी बातें आप समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये था आज का नहीं। अगला प्रश्न लिखा है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा जो होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए संसद में है, और संसद का यह उच्च सदन होता है, ठीक है। संसद का यह क्या होता है? उच्च सदन होता है। इसे है विशेष सदन भी कहते हैं, ठीक है।
याद रखना दोस्तों, इसे विशेष सदन भी कहा जाता है, इसे राज्यों की प्रतिनिधि करने वाला सदन भी कहा जाता है, प्रतिनिधि करने वाला सदन भी कहा जाता है, करने वाला सदन भी कहा जाता है, वाला सदन भी कहा जाता है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको राज्य के कई विषयों पर क्या होता है, केंद्र कानून बना लेता है, ठीक है, उसमें राज्यसभा का सबसे बड़ा रोल होता है। कहते हैं देखिए, आपके प्रतिनिधि ने पहले क्या किया है, कानून पारित किया है, हमने नहीं किया है, क्योंकि आप जानते हैं देश के अंदर केंद्र और राज्य के बीच में बहुत बड़ा विवाद बना रहता है। जी हां दोस्तों, इसी को लेकर के बातें की गई हैं। तो राज्यों के प्रति, जी हां दोस्तों, प्रतिनिधि करने वाला सदन भी इसे बोला जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। जी हां, इसे अस्थाई सदन भी बोला जाता है। क्या? अस्थाई सदन भी बोला जाता है। तो यहां से भी बातें हैं। उपराष्ट्रपति इसका क्या होता है दोस्तों, पदेन अध्यक्ष होता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के 89 में और कुछ हल्का पॉइंट 64 में भी दिया हुआ है, अनुच्छेद में, ठीक है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे क्या लिखा है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, लिखा है राज्यसभा, ठीक है ना दोस्तों, क्या लिखा है, राज्यसभा। तो यहां से बातें आप समझ सकते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होना चाहिए, और विधानसभा और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, विधानसभा प्लस लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी कितनी आयु, 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद की न्यूनतम आयु जो होती है वह आपकी कितनी होती है दोस्तों, 30 वर्ष होती है। और पंचायत के लिए, मतलब दोस्तों पंचायत राज के लिए, पंचायत राज के लिए और नगर पालिका के लिए आपकी जो आयु होती है वह कितनी होती है, तो 21 वर्ष होती है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, यहां से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। लिखा क्या है आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। दोस्तों आपको हम बता दें, 2019 में सरकार ने एक कानून बना दिया है कि जो भैया 31 दिसंबर 2014 से पहले लोग भारत आ चुके हैं, उनको भारत क्या करेगा भैया, जाहिर सी बात है प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, लेकिन वह 6 धर्म के लोग होंगे, ये याद रखिएगा। यही प्रश्न बनेगा, ध्यान देते रहिएगा। हिंदू धर्म के होने चाहिए, पारसी धर्म के होने चाहिए, सिख धर्म के होने चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, सिख धर्म के होने चाहिए, जैन धर्म के होने चाहिए, ईसाई धर्म के होने चाहिए, ठीक है, ईसाई धर्म के होने चाहिए, बौद्ध धर्म के होने चाहिए। कहने का मतलब ये 6 धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, लेकिन इस्लाम धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। वो भी कहां से जो आए हुए हैं, पाकिस्तान से जो आए हुए हैं, अफगानिस्तान से जो आए हुए हैं, ठीक है, अफगानिस्तान से जो आए हुए हैं और बांग्लादेश से जो आए हुए हैं, ठीक है। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे, लगातार बच्चे हमारे एक स्वर में आंसर दे रहे हैं, सच में मजा आ जाता है। तो दोस्तों यह नागरिकता से संबंधित है। बेटा मेरा आज जानते हैं जब रिवीजन की क्लास होती है तो नाम नहीं ले पाता हूं। क्यों नाम नहीं ले पाता हूं, आप जानते हैं कि भाई इसमें मुझे पढ़ाना ज़्यादा रहता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताना रहता है, लगातार बातें करना रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूं। बाकी आप सभी लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं हमारे सामने, जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, लगातार मैं गुड़ियों को देख रहा हूँ, गुड्डों को देख रहा हूँ, नौजवान साथियों को देख रहा हूँ, वीर एंड वीरांगना को देख रहा हूं, तो अच्छा लगता है दोस्तों, मजा आता है कि भाई बहन का प्यार बहुत बड़ा प्यार होता है, सबका साथ कहानी, ठीक है। नितिन सर हैंड राइटन ई बुक्स आपको मार्केट में बढ़िया मिल जाएंगी दोस्तों, और इसमें तीनों साइंस आती है, तीनों हिस्ट्री आती है, इंडियन ज्योग्राफी पॉलिटी के साथ साथ सामान्य हिंदी। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए,
जाइए, सुचेता कृपलानी का नाम याद करिए, 1963 में आ जाइए दोस्तों, और यह उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। तो यह बातें आपको ध्यान देने वाली है, ठीक है, ध्यान देने वाली बातें हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है दोस्तों। अभी महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी महिला मुख्यमंत्री आज तक नहीं बनी है, ठीक है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। बाकी जयललिता हरे तमिलनाडु की आ गई हैं दोस्तों, और सुषमा स्वराज हो गया, शीला दीक्षित हो गया, दिल्ली हंस से आ गई, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी लोग हरे न आ गई, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन आपका इधर से बहुत सारी लेडीजें आई, लेकिन महाराष्ट्र बहुत पुराना राज्य है, आप जानते हैं, लेकिन आज तक अभी तक महिलाएं, याद रखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठ पाई हैं। तो ये प्रश्न आया हुआ है, ये याद रखिएगा। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए दोस्तों, दो तरह के प्रश्न आते हैं। B.R. अम्बेडकर का जब पहली बार निर्वाचन हुआ 1946 ईस्वी की ये घटना है दोस्तों। तो जब संविधान सभा गठित हो रही थी तो B.R. अम्बेडकर को कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, ठीक है, कांग्रेस नहीं साथ दिया तो मुस्लिम लीग का नाम याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की अगुवाई में यह क्या होते हैं दोस्तों, जयसुर कुलना से, ठीक है, जयसुर कुलना से सदस्य बनते हैं संविधान सभा के। और जयसुर कुलना जो है वह पूर्वी बंगाल में था। कौन से बंगाल में? पूर्वी बंगाल में था। यह बातें आपको पता होना चाहिए, वहीं से बने। चलिए भैया, और ये पूर्वी बंगाल जो आता था वो बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। बंगाल किस में आता था दोस्तों? प्रेसिडेंसी में आता था। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी से B.R. अम्बेडकर क्या होते हैं, संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य बनकर के आते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, भारत विभाजन होता है 1947 ईस्वी में। और आप जानते हैं संविधान सभा कब तक बनी थी? 1950 तक, ठीक है। अंतिम बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, ये बातें आपको पता होना चाहिए। और 1947 में ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जो पूर्वी बंगाल था दोस्तों, जयसुर कुलना, ये भैया पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। कहाँ चला गया? पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। अब क्या हुआ दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की कैंसिल हो गई सदस्यता, ठीक है, बंटवारे के साथ ही। जब सदस्यता इनकी रद्द हो गई तो जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव, ठीक है, B.N. राव ये जानते थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक कानून का अच्छा जानकार ज्ञाता है, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इनसे कहवा करके पत्र लिखवाया। पत्र लिखवा करके मुंबई प्रेसिडेंसी भेजा गया। मुंबई प्रेसिडेंसी आया और मुंबई प्रेसिडेंसी में, ठीक है ना दोस्तों, B.H. खेहर उस समय प्रधानमंत्री का पद चलता था। तो B.G. खेर साहब, B.J. खेहर साहब क्या हुए थे दोस्तों, कहने पर M.R. जयकर क्या हुआ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा दिया। M.R. जयकर से फिर दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंबई प्रेसिडेंसी से सदस्य निर्वाचित होकर पहुंचते हैं। दोस्तों जब कभी भी क्लास में ये सब चीजें चर्चा होती है, मजा आ जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आपसे सम्मुख रूबरू होंगे लाइफ में, जीवन में कभी भी, जो छात्र छात्राएं हमारे साथ सम्मुख पढ़े हैं हमसे, ठीक है, मैंने बहुत सारी संस्थाओं में सीधे सीधे पढ़ाया है ऑफलाइन। अब तो मैं स्टडी 91 परिवार का एक सदस्य हूं और लगातार नितिन सर का, जी हाँ दोस्तों, पूरा साथ रहा है। और यहाँ पर भी जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, उनको पता होना चाहिए, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ इन सब के बारे में, मतलब बहुत विस्तार में
में डिटेल में जब हम लोग चलते हैं ना, बड़ा मजा आता है, इंटरेस्ट पैदा होता है दोस्तों। कहानी की तरह जब पढ़ते हैं ना किसी चीज को तो एकदम मजा आ जाता है, लगता है कि तोड़ते रहो तोड़ते रहो। तो इसलिए आप लोग एकदम जुड़ते रहो, ये याद रखिएगा। तो यहां से है दोस्तों, यह वीर ही वीर को पहचानता है, याद रखना। एक ज्ञानी ज्ञानी की तरफ भागता है, एक अज्ञानी अज्ञानी की तरफ भागता है। ये जो एक दूसरे से तोड़ होता है ना, वही एक दूसरे से जोड़ता है, याद रखिएगा दोस्तों। कहने का मतलब, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो नो डाउट आपके अंदर फिर क्या है, बहुत बड़ी समझ होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि बहुत डिटेल में जब चीजों को हम बताने लगते हैं ना, तो कुछ लोगों के तो एकदम माथा चकराने लगता है, छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, हटाओ यार, ठीक है, समझी में नहीं है। लेकिन जो लगातार बने हैं वो जानते हैं कि सर कहां से क्या पढ़ा रहे हैं और कहां से प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल, जी हां, प्रेसिडेंसी की तरफ चलता है। अगला लिखा है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता, धर्म मतलब क्या होता है, कोई जानता है? अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करना धर्म कहलाता है। अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करना क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। और आप जानते हैं क्या अपने मौलिक कर्तव्य का आप पालन कर रहे हैं? क्या आप अपने माता पिता का कहा मान रहे हैं? क्या अपने गुरु के दिशा निर्देश पे कार्य कर रहे हैं? क्या आप समाज की मांग के अनुसार कार्य कर रहे हैं? क्या आप अपने घर में बहन बेटियों और साथ ही साथ समाज की बहन बेटियों का सम्मान कर रहे हैं? ठीक है ना दोस्तों। क्या आप पशु, जी हाँ दोस्तों, संरक्षण कर रहे हैं? क्या आप पेड़ पौधों का बचाव कर रहे हैं? क्या इस प्रकृति नेचर के साथ आप मिलकर चल रहे हैं? अगर आप ऐसा सब कर रहे हैं तो समझिए आप धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये नहीं होता धर्म का मतलब घंटी बजाना, घंटा बजाना, ठीक है। ये धर्म कभी नहीं सिखाता मेरे दोस्त, याद रखिएगा। धर्म का मतलब ये होता है आप अपने नैतिक मूल्यों का, कर्तव्यों का पालन कर लीजिए, वही आपका धर्म है। और भारत में रह करके अगर आप नहीं समझ पाए कि देश प्रेम सबसे बड़ा प्रेम होता है, उससे बड़ा कोई भी प्रेम नहीं होता है, राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, उससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता है, अगर आपने ये बात नहीं सीखी तो जीवन में कुछ नहीं सीखा। तो राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। इसके साथ आगे आइए। तो दोस्तों लिखा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्म मतलब होता है अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करना। लिखा है निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब होता है दूर हो जाना, ठीक है ना दोस्तों। निरपेक्ष मतलब क्या होता है? दूर हो जाना। ये बातें मतलब दूर कर रहना। कहने का मतलब जो आपका धर्म है, जिसे आप सिर्फ उसी को बोलते हैं कि नहीं यही मेरा धर्म है, यही मेरा धर्म है, नहीं भाई मेरे। अगर आपकी सोच है कि हम हमेशा क्या करेंगे दोस्तों, सत्यता पर चलेंगे, तो दूसरे वाले की सोच है हम सदा, याद रखना दोस्तों, दूसरे का सम्मान करेंगे। अब दोनों लोगों की सोच देखिए अलग अलग है, ठीक है। एक कहता है हम हमेशा सत्य बोलेंगे, दूसरे का हम हमेशा सम्मान करेंगे, भले जैसे करें, ठीक है। एक ने कहा नहीं हम सत्य बोलेंगे। अब दोनों लोगों की बातें सही हैं, उनकी भी सही है, उनकी भी सही है, लेकिन क्या है, यही तो है। हिंदू धर्म में बातें कुछ और कही गई हैं, ठीक है ना दोस्तों। इस्लाम धर्म में और कुछ कही गई हैं, जी हाँ दोस्तों। ईसाई धर्म में और पारसी, सिख, जैन, बौद्ध, ये सब में अलग अलग बातें कही गई, लेकिन सब उद्देश्य क्या है? सही को ही बताती है, ठीक है ना दोस्तों। ज्ञान का पाठ ही पढ़ाती है, लेकिन ये मतलब नहीं कि हम सत्य बोल रहे हैं, तुम सम्मान कर रहे हो तो तुम गलत हो, हम सही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी सही है अपने स्थान में, तुम भी सही हो, दोनों लोग मिल करके काम करो। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही है कि दोस्तों आप किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, आप समस्त धर्मों को लेकर के चलेंगे। देश के अंदर बैठी सरकार भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, सभी धर्मों को सम्मान करेगी और सभी धर्मों को बढ़ावा करेगी, यही बात पढ़ाता है। तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, ठीक है, सरकार द्वारा धर्म संरक्षण, ठीक है, ये याद रखिएगा। सभी धर्मों को महत्व स्वीकार करना ये सबसे अच्छा होता है देखा जाए तो। लेकिन जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, वही कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। जी हाँ दोस्तों, कोई एक धर्म नहीं है, अपना अलग अलग धर्म है, इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। चलिए
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1773। इंग्लिश मिशनरी 1813 में आए। गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यकारिणी सदस्य 1833 में। तो कहने का मतलब 2 1 3 4 है, जहां मिले आंसर दे दो यार, ठीक है, आंसर दे दो यार। कितना शानदार यह प्रश्न था। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे लिखा है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। यह कब बने थे दोस्तों? तो 11 दिसंबर 11 नवंबर है कि 11 दिसंबर है, याद करिए दोस्तों। यहां से बातें आप समझ जाइएगा। 1946 में, ठीक है ना दोस्तों। यह जो समिति की दूसरी बैठक हुई थी, याद रखना, संविधान सभा की, उसकी दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मति से क्या किया जाता है दोस्तों? अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बातें आप, जबकि पहली बैठक जो हुई थी 9 तारीख को, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या किया जाता है? अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आने से पहले दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो CBT 2 और आपका ग्रुप डी से संबंधित चल रही है, उसमें आप अपनी सहभागिता क्या कर सकते हैं? दर्ज करा सकते हैं। पुलिस का बैच भी हमारे यहाँ प्रारंभ है। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप लोग जुड़ सकते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। बेटा ये प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए एकदम सचेत हो जाइए। ये प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए एकदम सचेत हो जाइए। कहीं ना कहीं आपको ये नजर आएंगे ही आएंगे, और इसी साल आएंगे, ये मेरा पूरा वादा है। राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? ठीक है ना दोस्तों, मतलब राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया, ऐसे पूछता तो एकदम सही होता ना दोस्तों। यहाँ पर तो शक सम्मत आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भैया यहाँ से 78, जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ईस्वी की बात होती रहती है ना, तो शक सम्मत की बातें आपको ध्यान देना चाहिए था। चलिए, तो सभी बच्चे हमारे साथ लगे हुए हैं, लगातार सही सही आंसर भी दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप जानते हैं राष्ट्रीय पंचांग को कब स्वीकार किया गया था? 22 मार्च 1957 को, जी हाँ, राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार किया गया। कब? 22 मार्च 1957 को। इसका पहला माह जो होता है चैत्र होता है, लास्ट माह फाल्गुन होता है। कौन? फाल्गुन होता है। और इसमें कुल 6 माह होते हैं, 12 माह होते हैं। इसमें कुल कितने? 12 माह होते हैं। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। क्या दोस्तों? कि शपथ से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करिए। दूसरी अनुसूची जो है दोस्तों, वह शपथ से संबंधित है या फिर दोस्तों वेतन से संबंधित है। समस्त संवैधानिक पदाधिकारी, समस्त संवैधानिक क्या है? पदाधिकारी जितने भी हैं उनके हैं वेतन से संबंधित दूसरी अनुसूची है। जबकि तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा सदस्यों से संबंधित है। प्रथम अनुसूची राज्य और उसके संघ क्षेत्र से संबंधित है। सॉरी। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वह जून की कहानी 1993, जब आपकी क्या आई भैया? 74वीं अनुसूची आई, और उसमें है भैया 12वीं अनुसूची। 74वां संविधान संशोधन आया जिसमें है 12वीं अनुसूची, जिसमें उल्लेख है नगर पालिका के बारे में। जिसमें उल्लेख क्या है दोस्तों? नगर पालिका के बारे में है। वहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। अगला क्या लिखा है दोस्तों? सुमेलित कीजिए। इस तरह के प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जान लीजिए। जब भी कभी भी इस तरह के प्रश्न है, उनको बहुत ध्यान से लिखा है। भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, क्या करता है दोस्तों? भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। क्या? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीश किसका दोस्तों, कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक कार्य करने का है कि फिर दोस्तों विधि बनाने से संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। संसद के सदस्य कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक व्यवहार निर्वहन करेंगे, याद रखिएगा। और संघ के मंत्री आपके किससे हैं, तो कहने का मतलब यहीं से आपको बातें पता चल गई होंगी कि किससे है भैया संघ के मंत्री। तो आपको सूचना को गोपनीय रखने की शपथ लेते हैं, का मतलब पद और गोपनीयता की शपथ कौन लेता है, समस्त मंत्रीगण लेते हैं, यह याद रखिएगा। तो यहां से भी जो आपका ऑप्शन नंबर जा रहा है वह तीसरा जा रहा है। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। चलिए भैया, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ लोगों के प्रति कल्याण की जो भावना रखते हैं, यह याद रखना दोस्तों, ये जानना चाहिए आपका राष्ट्रपति जी का प्रमुख है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान देने वाली बातें हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, दोस्त यार हमारे, सभी को मैं स्वागत करता हूं और सभी को विनम्र निवेदना के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि वीडियो के एक बार प्लीज आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। चलिए भैया जल्दी देख लेते हैं थोड़ा। हिंदी इंडिविजुअल की बैच हमारे यहाँ प्रारंभ है और नितिन सर के द्वारा ली जा रही है। गजब की बातें हैं दोस्तों। विधि के समक्ष समानता का उल्लेख हमने कहां से लिया है, तो इंग्लैंड से लिया है, जबकि विधि के समक्ष संरक्षण हमने अमेरिका से लिया है। कहां से, अमेरिका से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या लिखा है, तो भारतीय अनुच्छेद 17 में उपाधियों का अंत नहीं है, वो 18 में है, लिखा है अस्पृश्यता के अंत का उन्मूलन का बात कहता है कि हम छुआछूत को क्या करेंगे दोस्तों, समाप्त करेंगे। छुआछूत देखे होंगे दोस्तों, बहुत बड़ा दौर था छुआछूत का। अरे बाप रे, पहले तो लगभग 1990 के आसपास आपको बता दें, पूरी मूवी जितनी भी फिल्म बनती थी वो अधिकतर छुआछूत पर ही बनती थी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधता अनुच्छेद कौन सा है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76। पहले की मूवियों में देखिए दोस्तों, देश प्रेम दिखाया जाता था, समाज के अंदर जो फैली बुराई है उसको दिखाया जाता था, ठीक है ना दोस्तों। छुआछूत जैसा दिखाता था, ऊंच नीच की भावना को दिखाता था। आप कोई भी मूवी पुरानी देख लीजिए, यही सारी नजर आती है। और आज की मूवियां बाप रे, डिंग डोंग डिंग डोले, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 है। मैं बार बार बताया हूं कि यह अनुच्छेद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब संसद के दोनों सदनों के बीच में किसी भी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 की शक्ति का प्रयोग करते हुए संयुक्त अधिवेशन बुलाते, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 112 अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित, अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। लिखा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की सूची का विषय है जनगणना, राज्य सूची का विषय है पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य, समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अवशिष्ट, जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष अनुसंधान है आपका अवशिष्ट में आता है। तो फिर क्या हो रहा है दोस्तों, 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाता है। एकदम सही है दोस्त, एकदम सही है। इसमें किसी भी प्रकार की बोलने की जरूरत ही नहीं है, किसी भी प्रकार की क्या बोलने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न आने से पहले आपको बता दें, जो ग्राम विकास का 30 मॉडल टेस्ट पेपर आपका आया है मार्केट में, उसे आप जा करके परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के तहत कितने प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त है, तो आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 11 के तहत 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, जिसमें से आपका अत्यंतिक वीटो आता है, याद रखिएगा दोस्तों।
और फिर उसके बाद आपका निलंबनकारी वीटो आता है, और तीसरा है दोस्तों जेबी वीटो होता है। ये 3 प्रकार के वीटो शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, और इनके बारे में हमने बहुत बेहतरीन है जी हाँ दोस्तों चर्चा किए हैं कई बार लगातार। तो जो छात्र छात्राएं हमारे जानते हैं कि अत्यंतिक वीटो जो है एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है, याद रखिएगा। निलंबनकारी को सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है, और जेबी वीटो को पॉकेट वीटो के नाम से भी जानते हैं। अत्यंतिक वीटो की शक्ति का प्रयोग करते हुए अगर राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी बिल को सीधा मना कर देते हैं तो राष्ट्रपति के सम्मुख फिर वो दोबारा नहीं आएगा। और सस्पेंसिव वीटो यह है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये जो बिल बन करके मतलब पास होकर संसद के दोनों सदनों से हमारे पास आया है, जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई और जी हाँ सुधार हो सके, या फिर याद रखना दोस्तों इसको विचार के लिए भेज दिया जाए तो पुनः वापस भेज सकते हैं। और तीसरा है कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास जब संसद के दोनों सदनों से पास होकर के पहुंचता है, अगर वह जीबो वीटो का प्रयोग करते तो उसे कितने भी समय तक अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। बाकी एक होता है क्वालिफाइड वीटो, विशेषित वीटो कहते हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है, भारत के नहीं। देश में पहली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था? तो पंजाब में लगा था दोस्तों, याद रखना 1951 में। फिर 1953 में पेप्सू वाले क्षेत्र में, तो पंजाब से ही संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार हम लोगों ने कहां से स्वीकार किया है? तो आपको पता होना चाहिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से स्वीकार किया। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से स्वीकार किया है। सूची 1 को सूची 2 से आप मिला दीजिए दोस्तों। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 315 है क्या? सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124, ठीक है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324, ठीक है। और आपका वित्त आयोग अनुच्छेद 280, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। ये बातें आपको पता हो गई होंगी। तो पहले का पहला किसमें सही है? इसमें सही है। इसमें दूसरे का, जी हाँ दोस्तों, चौथा, दूसरे का चौथा इसमें सही है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों चौथा सही है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। तो इस तरह दोस्तों आप सभी लोग बहुत बेहतरीन साथ दिए। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 जो सीधा सीधा धन विधेयक को परिभाषित करता है। कोई भी धन विधेयक होगा, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। पैसे के लेन देन मामले में, कर से संबंधी, उधारी, ऋण इत्यादि के मामले में जो विधेयक होता है दोस्तों वही धन विधेयक होता है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पहली स्वीकृति होती है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति कभी भी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी बातें की गई हैं। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 109 में है, याद रखिएगा। नहीं आगे दोस्तों आपकी सामान्य हिंदी से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर मार्केट में आ चुके हैं और ये बहुत बेहतरीन ढंग से आपको मार्केट में आए हैं, तो इनको जा करके आप परचेज कर सकते हैं। 7वीं अनुसूची में, जी हाँ दोस्तों, जो हमारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम अधिग्रहण के बारे में मत बताया है, और 10वीं में दल बदल से संबंधित बातें की गई हैं। तो पहले का तीसरा फिर दूसरे का 1, पहले का तीसरा दूसरे का 1 इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है। फिर लिखा तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा जो है ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए दोस्तों ध्यान दिया करिए, जल्दबाजी में गलती ना किया करिए। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब कर सकता है? जब दोस्तों मत बराबर रहे, पक्ष और विपक्ष के मत क्या रहे? बराबर रहे, तो उपराष्ट्रपति अपनी, जी हाँ दोस्तों, शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो दोस्तों ये है सामान्य ज्ञान से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर। आप जा करके नवीनतम बुक स्टोर में ले सकते हैं। फिर इसी तरह 30 गणित से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर भी आपके आ चुके हैं, इनको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन।
हमने जबरदस्त किया बात है, तो दोस्तों आपने दिया पूरा साथ। ऐसे ही साथ अगली श्रृंखला में भी बनाकर रखें। रोज हम लोग आपके लिए लाइव लेकर के आते हैं दोस्तों, और आपका प्यार स्नेह ऐसा ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।